विलक्षण प्रयोग मिलता है। और हम लोग केशव की रचना में रामचंद्रिका में देखते हैं कि हर दूसरी पंक्ति में उसमें एक नया अलंकार आ जाता है और नए नए अलंकारों का वो प्रयोग करके चलते हैं, झड़ी लगा देते हैं अलंकारों की। तो ये रीतकालीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है कि उनकी कविताओं में लगभग साहित्य में विद्यमान जो उपलब्ध जो भी अलंकार है उसका प्रयोग करने का रचनाकार प्रयास करता है। अलंकारिकता के अलावा रीतकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा का भाव दृष्टिगत होता है। रीतकालीन जो काव्य कहीं न कहीं से सामंती व्यवस्था के उस कालखंड की कविता है, ये संवत 1700 से 1900 तक के मध्य लिखी गई कविताओं में जो कवि था वो कहीं न कहीं किसी न किसी राजा के दरबार में रहता था, राजा के आश्रय में रहता था। ऐसे ही स्वाभाविक है कि जो रचनाकार जिसकी शरण में रहेगा उसका गुणगान गाएगा या उससे प्रभावित होगा या उससे प्रभावित हुए बिना नहीं लिख सकता है, और उसकी रचना में कहीं न कहीं अपरिहार्य रूप से उस राजा का जो जिसने उन्हें आश्रय दिया है उसकी सराहना का भाव आ ही जाता है। और ऐसे रीतकालीन कई कवियों में वो हमें ये भाव दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि देव की बात करें, देव भवानी सिंह के लिए भवानी सिंह के दरबार में रहते थे और उन्होंने उनके लिए भवानी विलास काव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके समाज के प्रति चिंतन के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में और समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा के बारे में उन्होंने इस काव्य ग्रंथ में चित्रण किया है, उनके उदात्त चरित्र के बारे में। तो कुशल सिंह के लिए भी उन्होंने कुशल विलास नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। तो देव की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो भवानी सिंह के और कुशल सिंह के ऊपर लिखी गई कविताएं हैं इनमें। और इन कविताओं में, इन काव्य ग्रंथों में देव ने भवानी सिंह और कुशल सिंह के विषय में इतनी सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है, विस्तार से वर्णन किया है कि किसी अनभिज्ञ पाठक को भी जिसने भवानी सिंह या कुशल सिंह के विषय में कुछ न जाना हो, इन कविताओं को पढ़ करके उनके बारे में एक अच्छी धारणा उनके पाठक के बीच मन में उपज जाती है। तो ये एक रचनाकार की विशेषता ही है, उसकी रचना कौशल की ही बात है कि वो जो अपने आश्रयदाता के विषय में लिखता है कविताओं में, वो इस तरह से पाठक को अपनी कविता से बांध देती है। तो रीतकालीन काव्य का की एक प्रमुख प्रवृत्ति में आश्रयदाताओं की अतिशयों की प्रशंसा या अतिशय प्रशंसा के रूप में दृष्टिगत होती है। सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह के लिए सुजान चरित की रचना की थी। सुजान चरित में भी उन्होंने सुजान सिंह के चारित्रिक उदात्तता पर प्रकाश डाला है, उनके निर्मल व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनका लगाव था उस पर प्रकाश डाला है। और इस तरह से उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा सुजान सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। भूषण ने भी, भूषण वीर रीतकाल के प्रमुख वीर प्रधान कविता करने वाले रचनाकार हैं और भूषण ने भी अपने आश्रयदाता के प्रति काव्य रूप में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। शिवराज भूषण की रचना उन्होंने की भूषण ने, और शिवा बावनी नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शिवाजी और छत्रसाल की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, वह आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसार अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है अपनी काव्य में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात से सहमत नहीं है और इसे वो कहीं न कहीं से एक गलत आरोप मानते हैं कि रीतकालीन जो काव्य का वैशिष्ट है या कवियों का जो काव्य रचना का उदात्त पक्ष है, उसको इस बात के आधार पर नकारा नहीं जा सकता है या अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इस काल का जो कवि है वो अतिशयोक्त वर्णन अपनी कविता में अपने आश्रयदाता का करता है या अतिरेक प्रशंसा करता है, और जो कविता की कोटि के लिहाज से ठीक नहीं है और इस आधार पर एक अच्छी कविता नहीं है। शुक्ल जी इसका खंडन करते हैं और छत्रसाल या शिवाजी की शिवराज भूषण काव्य ग्रंथ के विषय में ही वो कहते हैं आगे कि ये एक तरह से भूषण की झूठी खुशामद नहीं है, बल्कि
कहीं न कहीं से इसमें रचनाकार का जो कौशल है, जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, जो एक श्रेष्ठ कवि होने की जो कसौटी है, वो भी व्यक्त होती है। तो एक उत्कृष्ट रचनाकार को हम इस आधार पर नहीं बता सकते हैं कि वो जिसके आश्रय में रहता था उसके बारे में जो वर्णन किया है वो पूरी तरह से मिथ्या है या उसका कोई आधार नहीं है। तो रीतकालीन कविताओं में जो एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति में दिखाई देती है वो अपने राजाओं के प्रति, अपने आश्रयदाताओं के प्रति कृतज्ञता की भावना है। उनके प्रति काव्य के रूप में कृतज्ञता को ज्ञापित करने का एक आधार है उनकी कविता। तो इनमें हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू जनमानस में शिवाजी को लेकर के एक धारणा थी और एक आदर का भाव बना हुआ था, उसी आदर के भाव को कविता के रूप में भूषण ने व्यक्त किया है। तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। यानी कि शिवाजी और छत्रसाल की हम इसे केवल झूठी खुशामद नहीं कर सकते हैं, बल्कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा का जो अनुसरण उन्होंने केवल इसमें अनुसरण मात्र किया है अपनी कविता में, और इस तरह से उनकी कविताओं की जो उत्कृष्टता है इससे प्रभावित नहीं होती है। और जो पाठक है वो उसको ये तय करना होगा कि जो रचनाकार है उसने किस कोट की काव्य रचना की है, उसका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए। तो रीतकालीन कवियों में हम देखते हैं कि आश्रयदाता की अतिशयोक्ति प्रशंसा या अलंकारिकता, श्रृंगारिकता और रीत निरूपण, इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अलावा रीतकालीन कविताओं में हमें बहुज्ञता प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। रीतकालीन प्रत्येक कवि अपनी कविता के माध्यम से कहीं न कहीं चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है। कहीं न कहीं वो कविता के विलक्षण प्रयोग के द्वारा कविता को इस तरह से पाठक के सामने लाना चाहता है कि उसको पढ़ करके और उसको लगे कि ये बहुत अद्वितीय तरह की कुछ रचना है, ये अभिव्यक्ति है। और साथ ही साथ बहुज्ञता की जो भावना है या प्रवृत्ति वो भी रीतकालीन कवियों में दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बिहारी की एक बात करें तो बिहारी के काव्य में हमें उनके दोहों में 719 दोहे, कई कुछ विद्वान मानते हैं कि 723 दोहे उनकी बिहारी सत्सई में संकलित हैं। और इन दोहों में उन्होंने तरह तरह के दोहे लिखे हैं और इन दोहों को पढ़ करके बिहारी की बहुज्ञता का या उनके बहुत विविध क्षेत्रों में जो उनका ज्ञान है उसका हमें अनुमान लगता है। बिहारी के दोहों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उन्हें ज्योतिष पर अच्छी पकड़ थी, ज्योतिष का वे अच्छा ज्ञान रखते थे और अपनी काव्य रचना में ज्योतिष के इस ज्ञान का वो पूरा उपयोग करते हैं। चिकित्सीय दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने कविता के रूप में व्यक्त किया है। पुराण, गणित, नीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, चित्रकला आदि का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन उनके काव्य की रचनाओं में दिखाई देता है। तो इस तरह से रीतकालीन कवि में चमत्कार की प्रवृत्ति के साथ साथ बहुज्ञता की जो वृत्ति है वो भी दृष्टिगत होती है और ये कहीं न कहीं रीतकालीन कवि को उत्कृष्ट बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। रीतकालीन बिहारी के अतिरिक्त भी हमें चिंतामणि, केशवदास में ये प्रवृत्ति दिखाई देती है या भूषण हुए। तो इन कवियों ने अपनी रचनाओं को श्रृंगारिकता और प्रेम पर केंद्रित करते हुए जो भाव व्यक्त किया है उसमें उनकी बहुज्ञता का बोध होता है। और इसी प्रकार बहुज्ञता के अतिरिक्त भक्ति और नीति परक जो काव्य रचना है वो भी एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में हमें रीतकालीन कवियों में दिखाई देती है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि रीत काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं हो सकता। कहने का आशय यह है कि रीतकालीन कविता में जो रचनाकार है वो केवल भक्ति भावना से हीन होकर के केवल श्रृंगार पर केंद्रित होकर के या श्रृंगार पर रचनाएं वो नहीं कर रहा होता है, अपितु श्रृंगारिकता के साथ साथ कहीं न कहीं वो उस समय की जो व्यवस्था थी, जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, उसको भी ध्यान में रख करके अपने काव्य का विषय बनाता था। और इसी का परिणाम है कि श्रृंगार और
प्रेमयुक्त रचनाओं के बावजूद रीतकालीन कविताओं में नींद पर कविताएं भी दिखाई देती हैं। हमें अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना से युक्त की रचना दिखाई देती है। और डॉक्टर नगेल का ये कथन अक्षरशः सत्य है कि रीतकाल का कोई भी कवि भक्ति की भावना से मुक्त नहीं हो सकता है या भक्ति की भावना से रिक्त नहीं हो सकता है। और वास्तव में वो था भी नहीं। उसमें कहीं ना कहीं जो मूल भावना थी वो भक्ति युक्त थी और उससे प्रेरित होकर के ही वो मानवीय प्रेम की ओर आकृष्ट होता था और एक विशिष्ट तरह की रचना करता था। इसे वह अपने शब्दों में मनोवैज्ञानिक आवश्यकता उस रचनाकार की बताते हैं कि उसके लिए भक्ति की शरण में रह करके या भक्ति भाव को मन में रखते हुए काव्य रचना करना उसकी आवश्यकता भी थी। इसी प्रकार नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण रीतकालीन कविताओं की, रीतकालीन कवियों की जो मूल प्रवृत्ति है वो उस रूप में दिखाई देती है। नारी के प्रति इन कवियों में उनकी दैहिकता के आकर्षण के प्रति प्रतिबद्ध होकर के निबद्ध करके काव्य रचना करना, ये एक प्रवृत्ति के विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है। यानी कि रीतकालीन जो कवि है वो कहीं न कहीं नारी के शरीर तक ही केंद्रित होकर के रचना करता है। यही कारण है कि जहाँ भक्ति काल का समय काल 1375 से 1700 तक यानी कि करीब करीब 350-350 वर्षों तक रहा, वहीं केवल 200 वर्षों में रीतकालीन काव्य का अवसान हो जाता है। रीतकालीन कविता अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचकर अवसान की ओर उन्मुख हो जाती है। तो इस तरह से रीतकालीन जो कविता है, काव्य रचना है, वो कहीं न कहीं से केंद्रित थी और उसका मूल कारण था कि नारी के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था वो संकुचित था और वो कहीं न कहीं नारी के सौंदर्य तक ही अपने को केंद्रित रख पाए। उसके कायिक विभिन्न चेष्टाओं के प्रति उनका जो आकर्षण था, जो दृष्टिकोण था, उसे हम उनकी कविताओं के अभिव्यक्ति के रूप में देख पाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतकालीन कवियों की जो नारी विषय का दृष्टिकोण था उस पर दृष्टिपात करते हुए कहा है कि यहाँ नारी कोई भक्ति या समाज के संपादन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उदाहरण मात्र है। यानी कि जो रीतकालीन कविताएं हैं वो कहीं न कहीं नारी के विभिन्न नैशिक वर्णन तक केंद्रित हो जाती हैं और केंद्रित होकर के केवल वहीं स्थिर नहीं रहती है। उनका अपना दृष्टिकोण है कि वो मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है, यानी कि जो रचनाकार है उसके भीतर की जो छटपटाहट है या इन तमाम तरह के बंधनों से मुक्त होने का जो उपक्रम है उसका माध्यम बनती है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रीतकालीन कविताओं में नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, भक्ति नीतिपरक कविताएं, भावुकता या चमत्कार प्रदर्शन युक्त कविताएं और विशेष रूप से अपने शरणागत के प्रति कृतज्ञता भाव में लिखी गई कविताओं के अलावा भी रीत निरूपण, श्रृंगारिकता और अलंकारिक कविताओं का चलन रीतकालीन कविताओं में हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त प्रकृत चित्रण भी रीतकालीन कवियों ने किया है। सेनापति जैसे कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जो वर्णन हमें आगे चल के छायावादी कवियों में पद भी दिखाई देता है। उसका कहीं न कहीं प्रारंभ हमें सेनापति की कविताओं के रूप में दिखाई देता है। संकुचित जीवन दृष्टिकोण, इसमें कोई संदेह नहीं कि रीतकालीन काव्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में हमें उनका जो जीवन दृष्टिकोण था वो भी बहुत संकुचित था और बहुत कम दायरे में रह करके उन्होंने चिंतन किया और एक विशेष दिशा में या विशेष वस्तु तक ही उनका चिंतन का सारा केंद्र रहा। और लगभग कवियों में, रीतकालीन कवियों में ये जो संकुचित जीवन दृष्टि है वो दृष्टिगत होती है। मुक्ति काव्य रचना रीतकालीन कवियों में एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग विशेष रूप से किया। अधिकांश कवियों ने या सर्वाधिक कवियों ने ब्रज भाषा को ही अपनी कविता का विषय बनाया, कविता की व्यक्ति का माध्यम बनाया और एक तरह से मुक्त काव्य रचना रीतकालीन कवियों ने की। मुक्त कवियों के रूप में हम लोग
मुक्त, घनानंद, आलम बोधा, ठाकुर द्विजदेव इत्यादि रचनाकारों का उल्लेख करते हैं कि इन लोगों ने मुक्त होकर के स्वच्छंद रूप में काव्य रचना की और अपनी रचना की भाषा का जो माध्यम बनाया वो ब्रज भाषा बनाया। तो कुल मिलाकर के रीतकालीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें निहित जो मूल वृत्तियां हैं वो इस रूप में हमारे सामने आती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस काल का जो रचनाकार है उसके चिंतन का, उसके दृष्टिकोण का जो दायरा है वो बहुत सीमित था, बहुत संकुचित था और परिणाम स्वरूप रीतकालीन कवि की जो कविता थी वो अधिक समय तक अपने पाठकों के साथ नहीं रख सकी और यही कारण है कि तकरीबन 200 वर्षों में रीतकाल जो अपने उत्कर्ष पर जाकर अवसान की ओर उन्मुख हो जाता है। 200 में रीतकाल का अवसान होता है और उसके बाद आधुनिक कालीन कविता का प्रादुर्भाव होता है और आधुनिक काल की कविताओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय युग के रचनाकार हैं, भारतीय युग तक आते आते रीतकालीन कविता समाप्त हो जाती है और एक नई तरह की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। तो ये रीतकालीन काव्य रचना का जैसे अपना स्वरूप था और इन रचनाकारों में अगर हम मुख्य रूप से केशवदास की संवाद योजना की बात करें तो उनकी कविताओं में जो संवाद योजना थी वो बहुत विलक्षण थी, अद्वितीय थी। उनकी संवाद योजना में अनुकूलता थी, संक्षिप्तता या राजनीतिक दांवपेच, पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना मुख्य रूप से उनकी कविताओं में व्यक्त हुई है। इसी प्रकार से भाषा का जो सरस रूप है वो हमें केशवदास की संवाद योजना में दिखाई देती है। नाटकीयता और स्वाभाविकता एक तरह से केशव की काव्य रचना का प्रमुख गुण है और जिस तरह से उन्होंने रामचंद्रिका नामक अपने महाकाव्य में जो संवाद योजना निरूपित की है वो रीतकालीन साहित्य को बहुत उत्कृष्ट रूप में स्थित करता है और इसमें हमें दिखाई देता है कि उनके काव्य में नाटकीयता का जो पक्ष है वो कविता को पाठक से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम बनती है और ये कहीं ना कहीं इतना स्वाभाविक लगता है कि रचनाकार को एक अलग तरह के प्रतिनिधि रचनाकार के रूप में स्थापित करता है। इसी तरह से बिहारी की जो काव्य कला है उनकी कविताओं के माध्यम से यदि हम देखें तो भाषा की समाज शक्ति एक बहुत बड़ी अद्वितीयता है उनकी कविता में। वो समाज के माध्यम से समाज को की अभिव्यक्त भाषा का शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं और बहुत कम शब्दों में मतलब गागर में सागर भरते हैं एक तरह से और अपनी अभिव्यक्ति को आधार देते हैं। कल्पना की जो समाहार शक्ति है बिहारी में वो अद्वितीय है। वो इस तरह की कल्पना करते हैं कि पाठक को उनकी कविता को पढ़ करके लगता है कि इसके पूर्व में उसने कभी इस तरह की कल्पना नहीं की थी या इस तरह का चिंतन नहीं किया था, सोचा नहीं था। तो ये बिहारी को एक उत्कृष्ट रचनाकार के रूप में हमारे सामने ले आती है। इसी तरह से भौतिकता का प्रदर्शन, श्रृंगार, रस प्रधानता और सरस प्रसंगों का वर्णन ये रीतकालीन कवियों की अपनी विशेषता है। खास करके बिहारी की काव्य कला की विशेषता है। व्यंजना, सौंदर्य, वियोग वर्णन और हाव भाव इत्यादि का अनुपम चित्रण बिहारी की कविताओं में हमें दिखाई देता है और ये कुछ ऐसे अवयव हैं उनकी कविताओं के जो उन्हें एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में हमारे सामने ले आते हैं। बिहारी के अलावा भूषण की भी काव्य का जो अंतर वस्तु है उसे यदि समझ कर देखें तो भूषण की कविताओं में हमें मुख्यतः वीर रस की प्रधानता मिलती है और वीर रस युक्त कविताएं भूषण को हमें दिनकर की याद दिलाती हैं और भूषण ने अपनी कविताओं में वीरता को जिस तरह से व्यक्त किया है वो अनुपम है। देश प्रेम या सजीव युद्ध वर्णन, धार्मिक ग्रंथों, भाव की अभिव्यक्ति इत्यादि या शिवाजी की महत्ता का सृजन उनकी काव्य का विशेष गुण है, विशेष आधार है। तो इस तरह से रीतकालीन जो कवि हैं उस पर भी विविधता इस वक्त जरूर दिखाई देती है कि रीतकालीन कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से
वो केवल श्रृंगार तक अपने को सीमित नहीं रखता है। कुछ एक ऐसे रचनाकार रीतकालीन कविता के रहे हैं जिन्होंने रीतकालीन कविता में कविता की उस परिपाटी का अनुसरण करते हुए भी उससे भिन्न कुछ रचने का प्रयास किया, और यही उसे अपने समकालीन रचनाकारों में अलग रूप में भी निर्मित करता है। तो हम लोग कुल मिलाकर देखते हैं कि जो रीतकालीन काव्य है वो जहाँ भक्तिकाल का अवसान होता है, संवत 1700 से 1900 तक के मध्य ये अपने उत्कर्ष तक पहुँचता है, और मुख्यतः इस कालखंड में लक्षण ग्रंथों की जो परिपाटी पर रचना करने वाले रीतकाल के सैकड़ों कवि थे, वस्तुतः आचार्य कोट में ही नहीं आते हैं, वे कवि ही हैं। और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चरितार्थ होता है, सटीक बैठता है। इस तरह से हम लोग रीतकालीन काव्य का जो संपूर्ण अवदान है हिंदी साहित्य में वो अद्वितीय है, और जिनमें हमें रीत मुक्त कवियों की अगर बात करें तो उसमें घनानंद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। घनानंद ने जिस प्रकार से रीतकालीन कविता को स्थापित किया या रीत मुक्त काव्य के माध्यम से उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत की वो अद्वितीय है। संस्कृत में रीत शब्द का प्रयोग जैसा कि आचार्य वामन ने एक विशेष संप्रदाय के रूप में किया था और उसका परिवर्तन किया था, और विशिष्ट पद रचना रीति को कह करके उन्होंने संबोधित किया था, और ओज प्रसाद माधुर्य कांति आदि गुणों से युक्त कविता को उन्होंने रीत का आशय बताया था। रीतकालीन कविता आगे चल करके इस बात को चरितार्थ करती है, और इसके अनुरूप ही हमें रचनाकारों के कविताओं में वो भाव दिखाई देता है। तो बिहारी के काव्य ग्रंथों में या बिहारी की काव्य रचनाओं में हमें वो भाव दिखाई देता है। भाषा की समाज शक्ति उनके दोहों में विद्यमान है। कल्पना की जो समाहार शक्ति है, चमत्कार प्रदर्शन है, बहुज्ञता का प्रदर्शन है, श्रृंगार रस प्रधानता है, और सरस प्रसंगों का वर्णन है। बिहारी अपने दोहों में बहुत सरल और सहज सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन विभाग करते चले जाते हैं, और उसको पढ़ करके पाठक सहज ही उस कविता से जुड़ जाता है। तो एक तरह से जो रीतकालीन कविता की स्वाभाविकता है या मानवीय सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण का भाव है, उसके प्रति जो अव्यक्त या व्यंजना है रीतकालीन कवियों की, वो हम पाठकों को अपने से जोड़ करके रखती है। और यही कारण है कि रीतकालीन कविता आज भी व्यक्ति उतनी ही चाव से पढ़ता है और उसमें डूब जाता है। कहने का मतलब ये है कि संवेदनाओं का जो मूल स्वरूप है उसमें बहुत परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ, और संवेदना युक्त कविता होने के नाते खास करके जो मानवीय भावनाओं को, अनुभूतियों को जिस तरह से रीतकालीन कवियों ने व्यक्त किया है वो अद्वितीय है। और इसे हम लोग रीतबद्ध अर्थात जो लक्षण ग्रंथकार हैं और उनके जो रीत ग्रंथ युक्त रचनाएं हैं उनमें दिखाई देती हैं। श्रृंगार मंजरी है, कल्पतरु है, कविकुल है या काव्य विवेक है। इन काव्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि लक्षण को किस तरह से व्यक्त किया गया है, लक्षण ग्रंथ लिखने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से रीतकालीन जो उत्कृष्ट रचनाएं हैं जिसमें वृत्ति कौमुदी है, ललितराम है, अलंकार पंचाशिका है, सत्सई है, मतिराज है, इत्यादि रचनाओं में हमें वो भाव, ये उस भाव का बोध होता है, वो उसमें वैशिष्ट्य दिखाई देता है। काव्य रसायन, रस विलास और भवानी विलास और भाव विलास आदि जैसी रचनाओं में देव ने जिस तरह से रीतकालीन काव्य को अपनी अभिव्यक्ति दी है वो अवलोकनीय है। जगत विनोद या गंगा लहरी, प्रबोध रसायन, प्रबोध पचासा और पद्माभरण इत्यादि काव्य ग्रंथों में रीतकालीन काव्य का वह स्वरूप उभर कर सामने आता है। रीतकालीन कविता किस प्रकार से पाठकों से को अपने से जोड़ती है, पाठकों को आकृष्ट करती है, ये भाव उसमें सहज ही दिखाई देता है, इसका बोध होता है। श्रृंगार निर्णय, विस्तारांत, छंद प्रकाश और काव्य निर्णय आदि काव्य ग्रंथ रीतकालीन काव्य को सही तरीके से व्यक्त करने में सक्षम है, और इन कविताओं को पढ़ने से रीतकालीन कविता
का जो भाव बोध है, रीतकालीन कविता का जो मूल स्वर है, जो मूल संवेदना है, वो उससे व्यक्त होती है। और एक अनुभवी पाठक भी उस काव्य के भावबोध से अपने को सहज जोड़ करके सहज महसूस करता है। इसी प्रकार से रीत सिद्ध कवियों में बिहारी सतसई अपने समय की बहुत चर्चित काव्य दोहा का संकलन है। उसमें दोहों का संकलन है, 723 दोहे इसमें संकलित है। और ये इसमें गागर में सागर बनने की बात विद्वानों ने कही है कि ये दोहे देखने में बड़े सरल लगते हैं, सहज लगते हैं, छोटे लगते हैं, लेकिन जो इनकी मारकता है, जो इन दोहों का प्रभाव है, वो विलक्षण है। इसके पूर्व किसी भी कालखंड के कवि ने इस तरह से प्रभावी दोहों की रचना नहीं की थी। तो रीतकालीन कविताओं का अवदान इस रूप में भी रेखांकित है कि अपने पूर्व के रचनाकारों से भिन्न प्रकार की रचना की इन लोगों ने, और उन रचनाओं का जो मूल स्वर था, जो मूल भाव था, वो भक्ति युक्त ना होकर के उसमें स्वच्छंद युक्त रचनाएं भी उपलब्ध थी, विद्यमान थी। उसमें श्रृंगारपरक रचनाएं भी थी, उसमें श्रृंगारिकता के साथ साथ रीतबद्धता का निर्वहन करती हुई काव्य रचनाएं भी विद्यमान थी। तो ये रीतकाल की अपनी उपलब्धि है, रीतकाल का अपना स्वाभाविक विकास गति है। हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रेम भी इसमें श्रृंगारिकता के साथ साथ अलंकारिकता या लक्षण ग्रंथों या बहुत ही विद्युता पूर्ण ग्रंथों की रचना के साथ साथ एक स्वच्छंद रूप की काव्य रचना भी हमारे सामने आती है, जो रीतकालीन काव्य को, रीतिकालीन काव्य को विशिष्ट बनाती है। और इनमें विशेष उल्लेखनीय कवियों में घनानंद का नाम दिया जाता है। उनका जो हित प्रबंध था या इष्टलता, पदावली और सुजान काव्य ग्रंथ है, वो बहुत विशिष्ट स्थान अपने में रखता है, क्योंकि इन रचनाओं में घनानंद ने प्रेम का जो उदात्त स्वरूप व्यक्त किया है वो देखने योग्य है। और काव्य के रूप में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग इन कविताओं में किया है। ब्रज भाषा की सहजता, सरलता और पाठक तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने का और जो माध्यम ये भाषा बनती है, जितना प्रभावी बनती है, वो देखने योग्य है। वीरा बारिश और इश्कनामा, ये दो रचनाएं स्वच्छंद युक्त काव्य ग्रंथ के रूप में हमें उस समय की काव्य रचना से परिचय कराती है। काव्य में कला पक्ष के इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानता रही है। चमत्कार भी एक मूल प्रवृत्ति के रूप में हमें इस कालखंड की लगभग प्रत्येक कवि की रचनाओं में दिखाई देता है कि प्रत्येक कवि ये प्रयास करता है कि उसमें एक चमत्कार पैदा हो। केशवदास ने इसी चमत्कार और प्रदर्शन या कला पक्ष की प्रबलता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी। और रामचंद्रिका को कहा जाता है कि वो रामचरितमानस को भी ध्यान में रख करके उससे श्रेष्ठ काव्य सृजन करने का प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन उनके इस प्रयास ने उस रचना को अत्यधिक कठोर बना दिया, कहीं न कहीं उस रचना को अत्यधिक जटिल और क्लिष्ट बना दिया, जिसके नाते से पाठक उसे उस सहजता और सरलता के साथ नहीं अनुभव कर पाता है जो रामचरितमानस को करता है। तो अतिशय अलंकार का प्रयोग या कला पक्ष में जो प्रदर्शन का भाव इन रीतकालीन कवियों में आ जाता है, वो कविता को कहीं न कहीं शिथिल भी बनाता है, पाठक को उस कविता से दूर भी करता है। तो ये एक तरह से रीतकालीन कवियों की विशेषता भी है, और उनकी विशेषता को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाले तत्व भी इसी में विद्यमान है, जो उनकी कविताओं के प्रति आकर्षण को कम करते हैं और पाठकों के झुकाव को कम करते हैं। और उसका मूल कारण यही है कि जब प्रदर्शन के लिए, जब जो कविता के लिए कविता की जाने लगती है, तो कविता कालजयी नहीं हो पाती है। कविता का जो जीवन काल है वो बृहद और बड़ा नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कविता संकुचित हो जाती है और पाठक उससे अपने को अलग थलग पाता हुआ महसूस करता है। तो रीतकालीन काव्य में हम लोग देखते हैं कि रीतकालीन कविता कहीं न कहीं से अपने समय को कम व्यक्त करते हुए बहुत व्यक्तिनिष्ठ और नारी के मूल अवयवों तक ही केंद्रित हो जाती है। और यही कुछ तत्व जो कविता को
अवसान की तरफ ले जाती हैं, कविता को कालजयी के रूप में निर्मित नहीं कर पाती हैं। तो रीतकालीन कवियों में अधिकतर जो कवि थे वो सब आचार्य थे या आचार्य होने का में प्रयासरत थे, और यही चीज़ उनकी कविता में नीरसता भी ले आती है, जटिलता भी लाती है, और कहीं न कहीं उसकी श्रेष्ठता को भी प्रभावित करती है। डॉक्टर नगेंद्र ने शायद सच ही कहा था कि सांचा चाहे रीतकालीन कवियों का जैसा भी रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन उसकी जो मूल भावना थी वो श्रृंगारिकता ही थी, और ये जो मूल भाव श्रृंगारिकता तक केंद्रित करने की थी, वही उस कविता के विघटन का, उस कविता के क्षरण का भी आधार निर्मित करती है, का आधार बनती है। वहीं पर डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी जब इस बात पर अधिक बल दिया था कि श्रृंगारिकता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो बहुत भोगपरक था, बहुत संकुचित था, बहुत संकीर्ण था, और यही कारण है कि प्रेम के प्रति जो प्रेम के जो उच्चतर गोपान है वहाँ तक इन कवियों की दृष्टि नहीं पहुँच पाती है। तो ये कवि कहीं न कहीं एक विशेष बिंदु तक अपने को सीमित कर लेता है, वहीं पर केंद्रित कर लेता है, और जो उस कवि की भीतर की आंतरिक विशेषता थी या उस कवि को जो चीज़ें और आगे तक ले जा सकती थी वो कवि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और यही कारण है कि प्रेम की जो अनन्यता है, एक निष्ठता है, त्याग है, तपश्चर्या है, समर्पण है और उदात्त रूप है, वो इन कविताओं में उस रूप में नहीं व्यक्त हो पाता है जैसा हो सकता था। तो कुछ ऐसे कारण हैं कि जो रीतकालीन कवियों को, रीतकालीन काव्य को उत्कृष्ट होते हुए भी और उत्कृष्ट नहीं बना पाते हैं, उन पर हम लोगों ने विचार किया। तो कुल मिलाकर के जो रीतकालीन काव्य है और उस रीतकालीन काव्य का जो अवदान है वो इस रूप में भी रेखांकित किए हैं कि इस काल का जो कवि है वो अपनी कविताओं में मानवीय अभिव्यक्ति को केंद्र का आधार न बना करके वो नारी तक ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति को, काव्य व्यंजना को सीमित कर लेता है, और इसी सीमित करने की जो धारणा है, जो सोच है, जो प्रयास है, उसकी कविता को क्षीण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो रीतबद्ध कवियों में चाहे चिंतामणि हो, मतिराम हो, देव हो, पद्माकर हो, इन सब ने कहीं ना कहीं से जो काव्य रचना की और काव्य के माध्यम से जिस तरह के काव्य के स्वरूप को निर्मित किया, वो रीतकालीन काव्य को उत्कृष्ट तो बनाती है, लेकिन रीतकालीन काव्य का जो सरल और सहज का भाव पक्ष है वो इससे प्रभावित होता है, इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रीतकालीन जो संपूर्ण काव्य है उसका अवदान इस रूप में है। तो आज के व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि रीतकालीन काव्य जो संवत 1700 से 1900 तक के मध्य का रहा है, और रीतकालीन जो मूल प्रवृत्तियां थी वो कहीं ना कहीं रीतबद्ध, रीति सिद्ध और रीतमुक्त के रूप में हमारे सामने आती हैं। रीतबद्ध के अंतर्गत रचना करने वाले मुख्यतः वो कवि थे जो लक्षण ग्रंथों का सृजन करते थे, जो कवि थे, कवि होने के साथ साथ जिनमें आचार्यत्व का गुण विद्यमान था। वहीं पर जो रीति सिद्ध कवि थे जिन्होंने उस आचार्यत्व के बोध को जाना, समझा या उसके बारे में जानकारी रखी थी, फिर भी वो उससे भिन्न होने का प्रयास करते रहे। तो इस तरह से रीतकालीन के इस अध्यापन का आज हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।